हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ये राजनीति विज्ञान का विषय है। तो यहाँ पे देखिए हम नोट्स पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो नोट्स हैं यहाँ पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जितने भी चैप्टर में होते हैं। देखिए इतना बड़ा नोट्स मैं आपके लिए बना के लेकर आई हूँ, तो यहाँ पे ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीच में वीडियो को नहीं छोड़िएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा चैप्टर एकदम से समझ में आ सके। यहाँ पे मैं पहले भी इसके बाकी चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1990 में द्विध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद, द्विध्रुवीय व्यवस्था थी जब दो ध्रुव थे, एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ, तो वो टूट गया था 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, हमने पहले चैप्टर उसमें यही पढ़ा है। ठीक है, तो आगे दिया है कि बाद अमेरिकी प्रभुत्व को सीमित करने के लिए सत्ता के कुछ वैकल्पिक केंद्र उभर कर सामने आए। जब दो ध्रुवीय व्यवस्था खत्म हो गई तो अमेरिका का जो प्रभुत्व था वो ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसी को कम करने के लिए सत्ता का कुछ वैकल्पिक केंद्र भी निकल कर सामने आए थे। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का उदय एक शक्ति के रूप में हुआ। मतलब क्या हुआ, यूरोप में यूरोपीय संघ बन गया और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ बन गया अमेरिका का प्रभुत्व सीमित करने के लिए, ताकि अमेरिका जो है वो बाकी देशों पर इतनी आसानी से हावी ना हो सके। आगे दिया हुआ है कि 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद के रूप में की गई। मतलब 1948 में क्या हुआ कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। उसमें पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनको आर्थिक रूप से मदद देने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी और इस संगठन की स्थापना मार्शल योजना के तहत हुई थी। आगे दिया है कि यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949 में राजनीतिक सहयोग से के रूप में की गई। मतलब जो यूरोपीय परिषद था उसकी स्थापना हुई थी 1949 में और राजनीतिक सहयोग से हुई थी, राजनीतिक सहयोग के रूप में हुई थी कि हमें राजनीतिक सहयोग करेगा। आगे है पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के एकीकरण। मतलब पूंजीवादी देश जो थे उनके एकीकरण के लिए 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि फरवरी 1992 में मजिस्ट्रेट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। मतलब मजिस्ट्रेट संधि के द्वारा 1992 में भी यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। यूरोपीय संघ का अपना झंडा था, अपना गान था, अपनी स्थापना दिवस थी और अपनी ही मुद्रा थी। मतलब यूरोपीय संघ का सब कुछ अपना था। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव सबसे ज़बरदस्त है। मतलब जो यूरोपीय संघ है जिसमें काफ़ी देशों को शामिल किया गया है, उनका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव भी बहुत अच्छा है। 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 2005 में जो यूरोपीय संघ था वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। इसका घरेलू उत्पादन, मतलब उन्हीं के बीच में जो उत्पादन होता था वो 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया था, जो कि अमेरिका से थोड़ा सा ज़्यादा ही था, अमेरिका से भी ज़्यादा था। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब जो विश्व व्यापार है, जिसमें विश्व व्यापार का मतलब है कि जिसमें आपस में बाकी देश जो हैं, सारे के सारे देश आपस में एक दूसरे से व्यापार करते हैं, उसी को बोलते हैं विश्व व्यापार। तो उसमें जो यूरोपीय संघ है उसका जो हिस्सा है वो 3 गुना ज़्यादा है, अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा है। आगे दिया है यूरोपीय संघ के ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट है 1957 पश्चिमी यूरोप के 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत, मतलब हस्ताक्षर करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। मतलब इतने देशों ने मिलकर यूरोप में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। दिया है कि मार्च 1957 इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEE और यूरोपीय एटमी समुदाय, ऊर्जा समुदाय का गठन किया। मतलब इन्हीं 6 देशों ने फिर से मिलकर क्या किया कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का भी गठन किया 1957 में। आगे दिया कि जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद, जब यूरोप का पार्लियामेंट का गठन हो गया तो उसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस के पास करीब 550 परमाणु हथियार हैं। मतलब जो ब्रिटेन है और जो फ्रांस है, कम से कम उनके पास 550 परमाणु हथियार होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ब्रिटेन के पूर्व
प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। मतलब जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था मार्गरेट थैचर, उसने क्या किया, ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। मतलब यूरोप का जो बाजार था उससे अलग रखा। यूरोप का जो बाजार था उसमें वो व्यापार नहीं करता था। आगे दिया है आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान क्या था? तो आसियान था कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन था जो कि तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने का प्रयास करता है। मतलब तीसरी दुनिया के जो देश थे उनमें एकता बनाए रखने का प्रयास करता है। 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिलकर बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की थी। आए देखते हैं कि 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय की स्थापना कर ली थी। मतलब आसियान में जो देश शामिल थे उन्होंने ही मिलकर आसियान सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय की स्थापना कर ली थी। पूरब की ओर चलो का मतलब होता है कि पूरब की तरफ जितने भी देश थे उनसे अपने संबंध अच्छे करना। भारत ने 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई थी। मतलब पूरब की तरफ जो देश थे जिससे पूर्वी एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ उसके संबंधों में बढ़ोतरी हुई थी। मतलब पूरब की तरफ जो देश थे उनसे अपने संबंध अच्छे बनाए। आगे दिए चीन और भारत के बीच में 1992 में 33 करोड़ 80 अरब डॉलर का व्यापार होता था जो 2006 में बढ़ गया और 18 अरब तक पहुंच गया। शीत युद्ध के अंत के बाद यूरोपीय संघ, आसियान, चीन जो थे वो अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने वाले सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बन गए। मतलब कि जो यूरोपीय संघ था, आसियान था और जो चीन था वो अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए, मतलब चुनौती देने वाले सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरे। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। इसे मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। मतलब अमेरिका जो था उसने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए काफ़ी हेल्प की थी और इसी हेल्प को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ताकि मुक्ति के साथ ही 2 संघों की स्थापना हुई थी। मतलब जैसे 2 ध्रुवीय संघ जो प्रभुत्व था, एक तो सोवियत संघ का, दूसरा अमेरिका का, वो जैसे ही ख़त्म हो गया उसके साथ ही क्या हुआ, यूरोपीय संघ और दक्षिण पूर्व 2 संघ और बन गए। इन दोनों की बढ़ती शक्ति को अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाले वैकल्पिक केंद्रों के रूप में देखा जा रहा है। मतलब ये दोनों जो इनकी जो शक्ति थी वो बढ़ने लगी थी और इन्हीं को इस रूप में देखा जा रहा था कि ये अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देंगे, मतलब उसका सामना करेंगे। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक प्रभाव जबरदस्त रहा। मतलब वो काफ़ी ताकतवर था। यूरोपीय संघ जो था आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और सैनिक रूप से भी। 2005 में इसे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया। 2005 में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। यूरोपीय संघ के 2 देश फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। मतलब यूरोपीय संघ में काफ़ी देश शामिल हैं और उसके जो 2 देश हैं ब्रिटेन और फ्रांस वो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उसमें शामिल हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में 5 देश शामिल हैं, उसमें से 2 यूरोपीय संघ के हैं तथा इनके पास बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार भी हैं अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। देखिए यूरोपीय संघ कितना आगे है कि इसका दुनिया में दूसरा स्थान है संचार प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष यात्रा विज्ञान के मामले में। आसियान के संस्थापक देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड ने 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। मतलब इन्होंने 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर भी साइन किए। आसियान के आर्थिक समुदाय का प्रमुख उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार। आसियान का जो आर्थिक समुदाय था उसका प्रमुख उद्देश्य था कि आसियान के जो देश थे उनको साझा बाजार, सामाजिक आर्थिक विकास की मदद करना है। मतलब उनको सामाजिक रूप से और आर्थिक विकास में भी मदद करना है। इन देशों के टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप के उदाहरण पेश किए जिसे आसियान शैली कहा गया। आगे दिया हुआ है कि विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। नेक्स्ट है चीन के शॉक थेरेपी के बजाय, मतलब जो चीन था उसने शॉक थेरेपी की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया। चरणबद्ध मतलब पहले ये फिर वो फिर ये लाइन से काम करना। शॉक थेरेपी होता है एकदम से सारा काम कर देना जिससे लोगों पर गलत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। वो धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता था। 1978 में चीन ने आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। मतलब 78 में उसने क्या किया, आर्थिक सुधारों को स्टार्ट किया और खुले द्वार की नीति की भी
घोषणा की। सेज के निर्माण से विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी हुई। उसका जो व्यापार था, विदेशी व्यापार, उसमें भी बढ़ोतरी। भारत व चीन के बीच में 1962 में अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन वाले क्षेत्रों को लेकर युद्ध हो गया था। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त रहे। मतलब 1976 तक क्या हुआ था कि जितने भी हमारे जो देश थे, भारत और चीन, उनके बीच में कूटनीतिक संबंध समाप्त थे, नहीं हो रहे थे। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी जब आए तो उन्होंने चीन का दौरा किया। दौरे के बाद वो टकराव टालने के प्रयास बढ़े। मतलब जो टकराव था आपस में भारत और चीन के बीच, उसको टाला गया और आपस में संबंधों को मजबूत करने की प्रयास किए गए। भारत चीन ने अपने विवादों को अलग रखते हुए पारस्परिक आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद, बड़ी तेज़ी से प्रगति की, बहुत तेज़ी से प्रगति की। जापान अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब जो जापान है वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आगे दिया हुआ है यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य। यूरोपीय संघ जो था उसके गठन के उद्देश्य क्या थे, वो बना क्यों था। तो यहाँ पे कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। एक समान विदेश व सुरक्षा नीति, ताकि एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति बनी रहे। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों का सहयोग हो सके। एक समान मुद्रा वहाँ पे चलती है। एंड वीज़ा मुक्त आवागमन, बिना मतलब कि बिना वीज़ा के आना जाना हो सके, इसीलिए यूरोपीय संघ का स्थापना की गई थी। आगे दिया है उद्देश्य की प्राप्ति। तो उद्देश्य से मिला क्या। देखिए, यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। मतलब आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर वो राजनीतिक सहयोग वाली संस्था बन गई। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगे और अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा बना ली उन्होंने। दिया है अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली। मतलब इनके जो रूल्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। दिया है आगे यूरोपीय संघ का झंडा जो था 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। यूरोपीय जो संघ का झंडा है वो 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में है और वो वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। आगे दिया हुआ है कि यूरोपीय संघ को ताकतवर बनवाने वाले कारक, मतलब यूरोपीय संघ इतना ताकतवर क्यों बना वो हम जानेंगे। अब दिया है 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन अमेरिका से भी ज़्यादा था। इसकी मुद्रा यूरो है, ठीक है। अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई। मतलब जो इसकी मुद्रा है यूरोपीय संघ की वो यूरो थी और वो अमेरिकी डॉलर के लिए भी खतरा बन गई। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा हो गई। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर भी है। नेक्स्ट है, यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है और इसके 2 सदस्य हैं। ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे दिया है इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है। यूरोपीय संघ के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। मतलब उनके पास परमाणु शक्ति भी काफ़ी अधिक मात्रा में है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। मतलब क्योंकि उनको वीटो पावर प्राप्त है, वो स्थायी सदस्य हैं तो वीटो पावर प्राप्त है और इसीलिए वो आर्थिक, राजनीतिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। अब देखिए यूरोपीय संघ की कमजोरियाँ क्या हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे दिया है इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती हैं। जैसे इराक पर हमले के मामले में, मतलब इसमें जो देश हैं उनकी अपनी विदेश और रक्षा नीति भी है जो एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है कई बार आपस में ही। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराज़गी है। मतलब वहाँ पे कुछ हिस्सों में, कुछ देशों में आपस में यूरो मुद्रा को अपनाने में उनमें मतलब सामंजस्य नहीं है, उसको लेकर भी नाराज़गी है। डेनमार्क और स्वीडन में मजिस्ट्रेट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया गया। मतलब वहाँ पे मॉस्ट्रिस्ट जो संधि हुई थी वो और यूरोपीय मुद्रा को मानने से विरोध किया गया था डेनमार्क और स्वीडन में। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश जो थे वो अमेरिकी गठबंधन में भी थे। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया है। मतलब कि ब्रिटेन जो था वो जून में 2016 में एक जनमत संग्रह करवाया और उससे क्या हुआ, फिर वो यूरोपीय संघ से अलग हो गया। आगे हम देखेंगे जो दूसरा संगठन बना था दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। उसके उद्देश्य क्या थे, विशेषताएं क्या थी, वो सब जानेंगे हम। दिया है अगस्त 1967 में इस क्षेत्र में
क्षेत्र के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। मतलब जो आसियान की स्थापना थी वो बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की गई थी। 5 सदस्य देशों ने उसकी स्थापना की थी। आसियान के उद्देश्य था कि सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, मतलब जो उनके सदस्य देश हैं उनका आर्थिक विकास तेज करना, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, मतलब इसकी स्थापना करके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी करना, और कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना, मतलब कि क्षेत्रीय शांति को भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। दिया है आसियान शैली कैसी है, तो वो है अनौपचारिक, टकराव रहित, मतलब उसमें टकराव नहीं है, कोई औपचारिकता नहीं है, सहयोगात्मक मेल मिलाप है वहाँ पे, का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है। मतलब आसियान जो है वो काफ़ी अच्छा है, उसका नाम काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसमें कोई भी अनौपचारिक नहीं है, अनौपचारिकता नहीं है, टकराव रहित है, वो सहयोगात्मक मेल मिलाप है वहाँ पर, इसीलिए इसे ही आसियान शैली कहा जाने लगा। आसियान के प्रमुख स्तंभ, मतलब आसियान ने मिलकर, आसियान के जो देश हैं उन्होंने मिलकर आसियान सुरक्षा समुदाय भी बनाया है, आर्थिक समुदाय भी बनाया है और सांस्कृतिक समुदाय भी बनाया है, इसे ही स्तंभ बोलते हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। मतलब आसियान सुरक्षा समुदाय जो है वो जो क्षेत्रीय विवाद हैं उनको सैनिक टकराव ना हो, इसीलिए वो बनाया गया है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना, मतलब जो आर्थिक समुदाय है वो साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करता है तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी मदद करता है। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि, मतलब जो सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है उसका उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच में टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, मतलब टकराव ना हो, बातचीत और सहयोग आपस में किया जाए। आसियान की प्रासंगिकता या उपयोगिता क्या है? आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेज़ी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया। मतलब जो आसियान है उसने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में क्या किया है, मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया है ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सके। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। अमेरिका और चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया है। 1991 के बाद भारत ने पूर्व की ओर चलो की नीति अपनाई थी, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। भारत ने आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। मतलब भारत जो है वो आसियान के 2 सदस्य देश हैं सिंगापुर और थाईलैंड, उनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार का समझौता कर रखा है। मतलब कि मुक्त व्यापार होता है कि फ्री में ही व्यापार करना, कोई भी किसी भी तरह का टैक्स ना लगना। भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। मतलब जो भारत है वो आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। मतलब जो आसियान की जो ताकत है वो उसके जो सदस्य देश हैं, जो सहभागी देश हैं और जो बाकी के गैर क्षेत्रीय संगठन हैं उनके बीच में आपस में संवाद, मतलब वाद विवाद परामर्श करने की जो नीति है उसमें निहित है। ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के मंच पर उपलब्ध कराता है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौते किए। मतलब आसियान के जो देश थे वहाँ जाकर भारत का जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने यात्रा की थी और वहाँ जाकर सहयोग बढ़ाने पर समझौते भी किए थे। माओ के नेतृत्व में चीन का विकास, मतलब माओ जो थे उनके नेतृत्व में चीन का विकास कैसे हुआ था वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी और शुरू में यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। 1949 में क्या हुआ था कि यहाँ चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना की गई थी और वहाँ पे साम्यवादी अर्थव्यवस्था को ही अपनाया गया था। लेकिन इसके कारण चीन को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, अगर जब साम्यवादी शासन स्थापित हुआ तो वहाँ पे कुछ समस्याएं पैदा हुई। चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया। मतलब चीन ने क्या किया, अपने जो विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी उसको खड़ा करने के लिए अपने जितने भी संसाधन थे उन सबको उद्योग में लगा दिया।
चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया, लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। मतलब चीन जो था उन नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण तो अच्छे से दे पा रहा था, लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, जो कि उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही थी, उसका विकास नहीं होने दे रही थी। कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण, मतलब जो कृषि थी वो पुराने तरीक़ों से की जा रही थी, तो उसी की वजह से जो उद्योगों की ज़रूरत थी उनको पूरा नहीं कर पा रही थी। इसीलिए जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसमें यही रुकावटें थी। दिए हैं चीन में सुधारों की पहल। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। मतलब चीन ने 1972 में क्या किया, अमेरिका से संबंध बनाए और अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास जो उसने अपना रखा था उसको भी ख़त्म कर दिया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने, जो कि चीन के थे, कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की 4 प्रस्ताव रखे। मतलब उन्होंने 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग श्याओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। 1978 में देंग श्याओपिंग जो थे उन्होंने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी। 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया गया था चीन में। 1998 में उद्योगों का निजीकरण हो गया था। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया गया। चीन जो था 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के साथ अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक और कदम बढ़ाया। इससे क्या हुआ, जो चीन का व्यापार था वो और आगे बढ़ने लगा। चीन सुधारों का नकारात्मक पहलू क्या थे वो अब देखें, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। मतलब वहाँ पे जो आर्थिक विकास हुआ वो समाज के हर तरह के सदस्यों को नहीं मिल पाया। पूंजीवाद तरीकों को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ी है। मतलब पूंजीवादी तरीकों को जब उन्होंने अपनाया तो बेरोजगारी वहाँ पे बढ़ गई, क्योंकि जो काम वहाँ लोग करते थे वो मशीनें करने लगी। वहाँ महिलाओं के रोज़गार और काम करने के हालात संतोषजनक नहीं हैं। मतलब वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है और जो उनको काम करने के हालात है वो सही नहीं हैं। गाँव व शहर के और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ा है। मतलब जो गांव में लोग रहते हैं और जो शहर में रहते हैं और जो तटीय भूमि में रहते हैं और जो मुख्य भूमि में रहते हैं, उन सबकी आय में, उन सबका जो वेतन है उसमें सब में अंतर काफ़ी ज़्यादा हो गया है। विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचाई है, क्योंकि जो चीन है वो अपने विकास करते हुए ये नहीं देख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, वो पर्यावरण को भी साथ में हानि पहुँचाया जा रहा है। चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा है। जो चीन है उसके प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी नीति की वजह से बढ़ा है। चीन के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, आइए जानते हैं। विवाद के क्षेत्र। अब देखिए चीन है और जो भारत है उसके बीच में आपस में विवाद क्यों होता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। मतलब जो चीन था उसने भारत का जो तिब्बत वाला एरिया था उसको हड़प लिया था और वहाँ पे बस्तियां बना ली थी। इसी वजह से भारत और चीन के बीच में संबंध बिगड़ गए थे। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित कर भारत पर आक्रमण कर दिया। मतलब उसने कहा कि जो लद्दाख है और जो अरुणाचल प्रदेश का जो कुछ हिस्सा था उस पर भी अपना दावा किया और इसी दावे को लेकर उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। चीन द्वारा पाकिस्तान की मदद, मतलब जो चीन है वो पाकिस्तान की मदद करता है ताकि जो पाकिस्तान है वो भी हमारा उधर कश्मीर वाला हिस्सा अपनाते रहें। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। मतलब अगर भारत में कोई परमाणु परीक्षण होता है तो चीन उसका विरोध करता है। बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध भी भारत ये हित की खिलाफ माना जाता है। मतलब बांग्लादेश और म्यांमार से जब चीन अपने सैनिक संबंध मजबूत करता है तो भारत को ये खतरा होता है कि युद्ध कब हो जाए कोई पता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव की किया। चीन द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करने से यह प्रस्ताव निरस्त हो गया। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने, लेकिन चीन ने उस पर वीटो पावर लगा दिया। वीटो पावर होता है कि हम किसी फैसले को मानने से मना कर सकते हैं। तो चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है, उसने उस पर वीटो पावर लगा दिया। तो अगर एक भी वीटो पावर लग जाता है तो फैसला निरस्त हो जाता है और ये निरस्त हो गया। भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया। मतलब जो भारत था उसने अजहर मसूद को
कि आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर चीन ने फिर से वीटो पावर का प्रयोग कर दिया, तो उसको भी घोषित नहीं किया गया। चीन की महत्वाकांक्षी योजना, मतलब चीन जो चाहता है वन बेल्ट वन रोड, जो कि पीओके से होती हुई गुजरेगी, मतलब पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए गुजरेगी, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया गया। मतलब जो भारत है उसको घेरने के लिए इस रोड का निर्माण किया जा रहा है, तो यह भी गलत है और यह भी एक विवाद का कारण है। सहयोग का दौर 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं। वो जो वैचारिक मुद्दे थे उसकी जगह पे जो व्यवहारिक मुद्दे हैं वो प्रमुख हो गए। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की थी, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई। मतलब जो सीमा विवाद था उस पर जैसे स्थिति थी उसी को वैसे बनाए रखने की बात कही गई थी। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग, मतलब आपस में सहयोग करना, और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते किए थे। 1999 से द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा था। मतलब जो चीन का और जो भारत का व्यापार था वो भी सुधरने लगा था 1999 से। विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामलों में भी दोनों देश सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी हो गए थे। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई। आगे हम देखते हैं। नहीं, बस यहीं तक था। देखिए, आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। बहुत लॉन्ग था और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया था। यहाँ पे आपको बुक के सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे इस चैप्टर के, तो आपको वो चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और सारे के सारे पॉइंट्स भी मिल गए जितने भी इंपॉर्टेंट्स थे। तो देखिए, ये आपके लिए बेस्ट रहा होगा। चैप्टर नंबर 4 यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन्हें याद करिए।